नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा सभी ग्रहों की उत्पत्ति, जिसमें से कि हमारा निवास ग्रह प्रमुख पृथ्वी भी था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी उसका जन्म कैसे हुआ और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उन ग्रहों का से उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी बातों पे हमने चर्चा की। परंतु वर्तमान समय में जैसी पृथ्वी हमें दिखाई पड़ती है वैसी पृथ्वी प्राचीन काल में नहीं थी। धीरे धीरे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान पृथ्वी का यह रूप हमारे सामने आया। आज इस अध्याय में हम बात करेंगे पृथ्वी के विकास की, कि किस प्रकार से पृथ्वी में वर्तमान जीवन जो है वो संभव हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ये आज की पृथ्वी के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अतः कुछ ऐसी घटनाएं, क्रियाएं हुई जिनके बाद यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हुआ और जो गर्म और तरल पृथ्वी थी वो एक ठोस आकार में परिवर्तित हो गई। आइए जानते हैं पृथ्वी में वर्तमान में स्थित स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के केंद्र तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, अर्थात वो सबसे हल्के हैं। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। जहाँ तक प्रश्न स्थल मंडल के निर्माण और विकास का है, तो जैसा कि हमें जानकारी है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से सभी प्रकार के ग्रह और पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संघत हो रहे थे तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, मतलब कि थोड़े सी मात्रा में वो आज भी लिक्विड रूप में पाई जाती है, जो इसके केंद्र से थोड़ा पहले देखने को मिलता है। और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। और ये जो भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ अलग अलग हुए, इस क्रिया को विभेदन की क्रिया कहा जाता है। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट के रूप में विकसित हो गए और हमारे स्थल मंडल का इस प्रकार से निर्माण हुआ। स्थल मंडल के उपरांत आइए हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी का जल मंडल या जलीय भाग किस प्रकार से तैयार हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में थी। इन सभी गैसों से भरा हुआ था वायुमंडल और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया, जलवाष्प का संघनन प्रारंभ हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट हुई। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई।
पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल बड़ी बड़ी गर्तों, छोटी छोटी गर्तों में, गड्ढों में इकट्ठा होने लगा, जिससे हमारी पृथ्वी का वर्तमान जलमंडल या जलीय भाग निर्मित हुआ। इसके उपरांत आइए हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसके विकास की 3 अवस्थाएं। वायुमंडल 3 रूप में बना। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। जो पहले से गैसें विद्यमान थी वो धीरे धीरे करके उनका ह्रास होने लगा, उसमें कमी आने लगी। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। धीरे धीरे करके इसका विकास और होने लगा, जिसमें भाप और जलवाष्प की प्रमुख भूमिका रही। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया, मतलब इसमें और परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, जबकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में हमारे वायुमंडल का संगठन इस प्रकार से है, जहाँ पे नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन उससे कम मात्रा में है और अन्य गैसों का प्रतिशत 1 है। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर ढकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह इसकी पहली अवस्था थी। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। इसी से हमारी पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल निर्मित हुआ और जो हमें आज दिखाई पड़ता है, जिसके कारण कि हमारे नीले ग्रह या हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। इसके उपरांत आइए हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जैव मंडल, जो कि इन तीनों का सम्मिलित रूप कहा जा सकता है, क्योंकि जल, वायु और जीवों से ही बनकर के जैव मंडल का निर्माण होता है। जीव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है, जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जैसे उसमें जीवों का भी विकास संभव होता है। जीव मंडल की ऊपरी सीमा वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन तथा आर्द्रता में कमी, तापमान में ह्रास अतः ठंडक में वृद्धि तथा वायु दाब में ह्रास के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जीवमंडल या बायोस्फीयर एक तंत्र का बहुत खूबसूरत उदाहरण होता है, क्योंकि यह सामान्य रूप से 3 संघटकों जैविक, भौतिक तथा ऊर्जा और मुख्य रूप से 2 संघटकों भौतिक संघटक और ऊर्जा संघटक तथा जैविक संघटक से निर्मित होता है। और ये संघटक आपस में पूरी तरीके से जुड़े होते हैं या आबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी मंडलों के सम्मिलन से जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसके कि में प्रमुख भूमिका मानव की भी होती है। संक्षिप्त रूप में, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत केवल पृथ्वी का जन्म हो गया, पृथ्वी बन गई, वहाँ उसका विकास प्रारंभ होने लगता है। उसके विकास के लिए ये सभी मंडल, जिनके बारे में हमने संक्षिप्त रूप में चर्चा की, एक समान महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन इन सभी मंडलों का अध्ययन आने वाले अध्यायों में हम एक एक कर विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ मेरी सरल और सामान्य भाषा में आप सभी लोगों को मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।